हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने चैनल साइंस मटेरियल में। ठीक है, आप लोग जो जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग जो जी जान और पूरी शिद्दत के साथ आप लोग मैदान में उतर चुके हैं, तो हम भी आपके साथ हैं और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके साथ है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ। तो ठीक है, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग कल फिनॉल और एल्कोहल फिनॉल एल्कोहल चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे और हमने अल्कोहल टॉपिक का सिलेक्ट किया था कि आज हम लोग अल्कोहल के पूरी टॉपिक को फिनिश कर डालेंगे और टोटली मतलब एक ही लेक्चर में अल्कोहल की मतलब समाप्त कर देंगे। लेकिन जैसे कि उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, आवाज़ थोड़ा सा नॉइज हो रहा था बाहर, इस वजह से हम लोग एक कुछ टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, और कंप्लीट कर लिए थे जिसमें अल्कोहल का परिचय देखे थे और उसका संरचना भी देख लिए थे। आज जो टॉपिक रह गया था कल, आज लेकर आए हैं लेक्चर 2 में। तो उसमें जो टॉपिक रह गया था वो आपका अल्कोहल की संरचना है ना। अल्कोहल की संरचना कैसी होती है, उनके आबंध कोण कितने होते हैं, उनकी बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, ये सब देखेंगे। ओके, फिर अल्कोहल का विवेचन देखेंगे कि अल्कोहल का निर्माण प्रयोगशाला में किस प्रकार से किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अल्कोहल की अभिक्रियाएं क्या क्या है। ठीक है, हालांकि उसका भौतिक गुण भी देखेंगे कि अल्कोहल की क्वालिटी क्या होती है, उसकी स्वभाव क्या होती है, क्या क्या उसमें गुण पाए जाते हैं। साथ में हम लोग एक रिएक्शन भी देखेंगे, रासायनिक गुण जिसको कहते हैं कि अल्कोहल किस किस से अभिक्रिया करके क्या बना सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आएगा अल्कोहल के महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। हालांकि अल्कोहल के तो बहुत सारे हैं, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बहुत सारे एवरीथिंग है, लेकिन उनमें जो दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले होते हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। ठीक है, आपके मेथनॉल, इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल और जो होते हैं ग्लिसरॉल होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से 4 अल्कोहल हैं, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो इस टॉपिक को अगले लेक्चर में भी लेकर आएंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना, प्रेशर बस नहीं होना चाहिए। तो चलिए जल्दी ही से बात करते हैं, अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अल्कोहल की संरचना। ठीक है, तो अल्कोहल की संरचना देख लीजिए। पहले अल्कोहल की संरचना को पता होगा कैसे बनाया जाता है। तो अल्कोहल जब भी हम बनाते हैं आपको पता होगा कि इसकी जो बनावट होती है R-OH होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चिचरा नहीं। तो अल्कोहल की संरचना यानी कि R-OH है। R का मान जब आप रखोगे यानी कि हो सकता है आपने ये रखा CH3OH रखा, ठीक है, CH3OH रखा। तो CH3 जब आपने रखा तो सबसे पहले पता ही होगा आपका एक कार्बन होगा, आपने एक कार्बन रख दिया। कार्बन के कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड होते हैं, तो आपने 1 2 3 4 बॉन्ड रख दिया। ओके, और कितने H जोड़ दिया आपने? 3 H को फिट कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बीच में क्या रहा आपका OH। OH का मतलब है आपका यहाँ पे O बॉन्ड है और वो क्या किससे जुड़ रखा है अपने आप को? वो जुड़ रखा है H से। किससे जुड़ा हुआ आपका? H से जुड़ा हुआ है। वैसे भी ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का आप बॉन्ड बनाओगे तो देखना कि लास्ट में जो वैलेंसी इसका होता है 6 होता है, जिस कारण से ये क्या करेगा, 2 वैलेंसी को लोन पेयर के रूप में छोड़ देता है और एक से साझेदारी करके S से जोड़ लेता है। ऐसे आपने H2 भी देखा होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ने लास्ट में जो वैलेंसीज के थे 6 थे, तो 6 में से आप देख रहे हो कि यहाँ से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। मतलब कहीं ना कहीं इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं संरचना हो गया। ये आपकी किसी संरचना हो गया? अल्कोहल की संरचना हो गया। ठीक है, किस संरचना हो गया? अल्कोहल की संरचना हो गया। उसी प्रकार से कार्बन संख्या जितनी बढ़ती रहेगी, जैसे मान लीजिए ये भी हम ले लेते हैं, हो सकता है ये आपका C2H5 वाला हो, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, कोई भी ले लीजिए। लेकिन आपका रहेगा क्या कि प्रत्येक कार्बन है ना, कार्बन और बढ़ा दीजिए, प्रत्येक कार्बन जो होगा अपने आसपास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन, इसकी भी बात करें 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन क्या रहता है आपको? 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये आपको याद रखनी है। चाहे 2 कार्बन ले लीजिए, चाहे और 10 5 ले लीजिए, कोई भी कार्बन होगा वो अपने आसपास 4 सिग्मा बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा। इसलिए इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 4। इसलिए हम क्या लिखेंगे लाइन संरचना में, क्या लिखेंगे? इसे संरचना कैसी होती है तो देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है, इसमें कितने कार्बन? प्रत्येक, एक कार्बन हो चाहे 2 हो चाहे और भी ज्यादा ले लीजिए, हर एक कार्बन, तो प्रत्येक कार्बन जो होगा, प्रत्येक कार्बन जो होता है 4 सिग्मा बॉन्ड, कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन को हम कार्बन लेते हैं ताकि आपको डाउट कुछ ना हो। तो प्रत्येक कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड, कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जुड़ा रहता है। ओके, दूसरा पॉइंट आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो ऑक्सीजन आपका है ना, OH में ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है,
दो ठो लोन पेयर है, मतलब दो बंध बनाया है, सिग्मा बंध से जुड़ा है, और दो ठो क्या है उसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन दो लोन पेयर एवं दो सिग्मा आबंध से जुड़ा हुआ है। कितने आबंध इसके पास है? आपके पास दो सिग्मा बॉन्ड, कितने हैं? दो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है आपका? दो लोन पेयर है इसके पास। कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। ओके, इसको हम साफ कर देते हैं। और क्या पॉइंट बन रहा है? और क्या पॉइंट बन रहा है इस संरचना में? संरचना में आपकी इसकी पॉइंट यही बन रहा है कि देखिए, कार्बन आपके 1 2 3 4 चार सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, पहले ही बता दिए हैं, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनका प्रसंकरण, सिंगल बॉन्ड अगर चार हो ना, आसपास में चार बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का, उनका प्रसंकरण sp3 होता है। अगर कार्बन आपके डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा है, उसका प्रसंकरण sp2 होता है। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो प्रसंकरण क्या होता है आपका? sp होता है। कहीं ना कहीं आप एक गांठ बांध दीजिए। ठीक है, ठीक, उसके बाद आप लोग एक फर्स्ट ईयर की जानकारी, जब आप 11th क्लास में होंगे तो वहां से एक जानकारी आप रखते होंगे कि चार सिग्मा बॉन्ड वाले का प्रसंकरण आपका क्या होता है? बताइए, sp3 होता है। ओके, और आपका 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब दो ठो बंध बनाया है और दो ठो इलेक्ट्रॉन भी बच गया है, मतलब लोन पेयर, तो भी प्रसंकरण क्या होगा आपका? sp3 ही होगा। ठीक है, यह आपका 1 ठो लोन पेयर है और 3 ठो बॉन्ड पेयर है, तो भी प्रसंकरण क्या होता है आपका? sp3 होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास से, है ना, लेसन चैप्टर 4 से आपने सब सीखा होगा, ये हम ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा पढ़ना था। तो मतलब जैसे कि एक लोन पर जैसे अमोनिया बनाते हैं ना, NH3 बनाते हैं ना, तो उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ये आपकी पहले की जो आपने नॉलेज रखा है उसकी हम तुलना कर रहे हैं कि आपने ऐसा जानते होंगे। ठीक है, तो आने की देखिए, सिग्मा चार सिग्मा बॉन्ड से जो बनाता है वो भी प्रसंकरण sp3 होता है। जो आपका दो लोन पे या दो बॉन्ड पे रखेगा वो क्या प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। टोटली मिलाकर देखिए, चार के खेल है, दो दो चार, एक लोन पेयर है, क्या है आपका? एक लोन पेयर है और एक 3 बॉन्ड पेयर है, मिलाकर चार का ही खेल चल रहा है। तो चार का जहां भी चलता है ना, तो उसमें आपका sp3 क्यों होता है? क्योंकि एगो s पे के लिए मान लीजिए एगो s है और p के 3 डब्बे होते हैं, तो तीनों p में भर जाएंगे, यानी कि sp3 प्रसंकरण होगा इसका। अगर आपको प्रसंकरण नहीं समझ में आती है, आपने फर्स्ट ईयर के बारे में मतलब ये अच्छे से नहीं पढ़ाई किया है, ये बहुत लोग पढ़ाई करते ही नहीं, फर्स्ट ईयर 11th क्लास पढ़ाई नहीं करते, तो अगर आप उनमें से कोई एक है या आपको प्रसंकरण नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो 11th क्लास केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना के डाले हुए हैं, जिसमें आपको प्रसंकरण समझ में आ जाएगी। ठीक है, प्रसंकरण क्या होता है और अबंध कैसे बनाया जाता है, टोटली आपको समझ में आ जाएगी, एक बार उसके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि प्रत्येक कार्बन आपके चार सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जो चार सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं प्रसंकरण क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 वाले की आकृति क्या होती है आपको पता होगा? टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। sp3 वाले की आकृति क्या होती है आपकी? टेट्राहेड्रल होती है, मतलब कि ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता है, चार भुजा का जोड़ के बना होता है, कुछ टेट्राहेड्रल आकृति होती है। ओके, और इनका जो अबंध होता है वो 109 डिग्री होता है, ये भी आपका प्रसंकरण में मिल जाएगा। किसकी क्या आकृति होती है और कितना अबंध कोण बनता है, सब चीज आपके उस लेक्चर में मिल जाएंगे। अगर आपने ज्ञान रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं 11th क्लास में। ठीक है, तो ये सब आपकी नॉलेज है, तो हम सब साथ कर देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी इसको कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो चलते हैं आगे। तो हम लोग ने क्या देखा कि अगर कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। और जो दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर से जुड़े, सिग्मा से जुड़े हुए, उनका भी प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो अल्कोहल होता है उसमें प्रत्येक कार्बन और ऑक्सीजन sp3 प्रसंकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? sp3। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि प्रत्येक कार्बन एवं ऑक्सीजन sp3 प्रसंकरित होते हैं। कैसा होते हैं? sp3 प्रसंकरित होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? जिनका sp3 प्रसंकरण होता है उनकी आकृति क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है, और अबंध क्या होता है? 109 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक तथा इनकी आकृति क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, अल्कोहल को हम बना के दिखाते हैं, अल्कोहल की आकृति कैसी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, ओके, तो इसने कुछ ऐसा जोड़ रखा होगा, ऐसे। ठीक है, टेट्राहेड्रल आकृति कुछ ऐसे ही होती है। ओके, और यहाँ से आपने ऐसे बना दिया, ये आपका कार्बन का हो गया प्रसंकरण। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल आकृति sp3। और आपने यहाँ से क्या जोड़ रखा?
देखिए, ओके। और आपने देखिए ये वाला यहाँ पे H है और ये आपका लोन पेयर है, यहाँ पे जो बचा हुआ था, और ये भी आपका लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका जो आपका अबंध कोण पाया जाएगा आपका कहीं ना कहीं और C और H के बीच में, तो वो आपका 109 डिग्री का पाया था। कितना पाया था? 109 डिग्री से और 28 मिनट का पाया जाता है। लेकिन आपका वो वाले का जो अबंध कोण होता है, दो लोन पेयर के कारण जो अबंध कोण टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, और फिक्स भी है कि आपका 109 डिग्री का ही अबंध कोण पाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर दो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर क्या करते हैं? विकर्षण उत्पन्न करते हैं, दूरी करते हैं। तो विकर्षण उत्पन्न करने के कारण जो इनका बॉन्ड 109 होना चाहिए था, अब इनका बॉन्ड 104 डिग्री पे आ जाता है। 104 डिग्री, 104.5 डिग्री पे इनका अबंध कोण आ जाता है, ठीक है। अगर आपका एल्कोहल में कार्बन का प्रसंकरण पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हो कि इसका प्रसंकरण 109 डिग्री से कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। 109 डिग्री से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन का प्रसंकरण क्या होता है, आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का प्रसंकरण भी आपका sp3 होता है, कार्बन का भी sp3 होता है और ऑक्सीजन का भी sp3 होता है। लेकिन अगर कार्बन का अगर बॉन्ड पूछा जा रहा है आपसे, कार्बन का अबंध कोण कितना होता है, आपका 109 डिग्री से कम बताना है। वही अगर ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है अबंध कोण कितना होता है, 104 डिग्री से आसपास में होता है, ठीक है। इनकी जो दूरी होती है कितनी होती है? 142 पीएम की होती है, 142 पीएम की आपकी दूरी होती है। अबंध जो भी होता है ना, कार्बन से H की दूरी जो होती है, कार्बन H कितने दूरी पे जुड़े होंगे, कितनी दूरी पे जुड़े होंगे आपके? 142 पे जुड़े होंगे। कितना पे यहाँ पे? 142 पीएम पिकोमीटर होता है, ठीक है। तो आपका इतना इसका अबंध कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपकी जानकारियां हो गई, संरचना हो गई, किसके बारे में? एल्कोहल की संरचना के बारे में हो गया। आई होप आपको अच्छी जो है इसमें डेटा जो है बहुत कुछ देखने को मिला होगा और समझने को मिला होगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि संरचना कैसे बनाते हैं, और प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, उसको हम sp3 प्रसंकरण कहेंगे। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से और 2 लोन पेयर से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से और 2 लोन पेयर से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका प्रसंकरण भी क्या होगा? sp3 हो जाएगा। इसका भी sp3, ठीक है, इसका भी क्या होगा आपका? sp3, इसका भी क्या होगा? sp3, मतलब इसकी भी आकृति टेट्राहेड्रल, इसकी भी आकृति टेट्राहेड्रल, दोनों की क्या होती है आपकी आकृति? टेट्राहेड्रल होती है। अगर और कार्बन होता तो और टेट्राहेड्रल आप ऐड कर सकते थे, मतलब प्रत्येक कार्बन की भी आकृति टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन के भी टेट्राहेड्रल, ये दोनों कॉमन है। आप एल्कोहल से कोई भी टॉपिक आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कार्बन प्रसंकरण बताइए तो भी बता दोगे, ऑक्सीजन का पूछे तो बता दोगे, क्योंकि दोनों सेम ही है। लेकिन डिफरेंट आपको थोड़ा सा क्या करना है? कोण में रखना है, क्योंकि कार्बन जो होती है जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको कोई लोन पेयर नहीं है, तो आपका 109 डिग्री जो कि एक्यूरेट होता है डाटा ना टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 109 डिग्री से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन की आकृति टेट्राहेड्रल है, लेकिन लोन पेयर के कारण इसकी आकृति क्या हो जाती है? भी शेप हो जाती है, क्योंकि इसके माथे पे क्या है? आपके 2 लोन पेयर हैं और दोनों धक्का उत्पन्न करते हैं। धक्का उत्पन्न करने के कारण जो आपका H है ना, वो इतना दूरी से नहीं, इतना पास आ जाते हैं ना, भी शेप में आ जाते हैं। ऐसा आप लोग 11th क्लास की काफ़ी जानकारी इसमें ऐड किया गया होता है, तो बहुत लोग बच्चे 11th क्लास इग्नोर कर देते, नहीं पढ़ते, ये गलत बात है, ठीक है। एक सीढ़ी होता है, अगर आप 11th क्लास नहीं पढ़ते अच्छे से तो 12th क्लास में बहुत दिक्कतें आती हैं, बाधाएं आती हैं। जैसे कि ये सब जो भी डेटा आप देख रहे हो सब 11th क्लास की नॉलेज ही है, ठीक है ना। तो आप आई होप आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, 11th क्लास केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, क्या है? अल्कोहल का विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। ओके, तब तक आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको या तो नोट कर लीजिए, हैंड नोट्स में है ही। तो अगला हमारा है कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। ओके, ये बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है आपका एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, कीटोन के अपचयन द्वारा। अपचयन मतलब समझते हैं, इसको एक भाषा में बोले तो ऑकरण भी कहते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन जोड़कर अभिक्रिया कराना, ठीक है। जिस अभिक्रिया में आपका ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है उसे हम अवकरण कहते हैं या अपचयन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन। अगर हाइड्रोजन उसमें से एक्स्ट्रा निकल रहा है डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। कुछ कुछ रिएक्शन की बातें आपको आनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराना हाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराना नाइट्रेशन होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराना सल्फोनेशन होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन से कराना ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है।
जल उसमें बाहर निकल रहा है, निर्जलीकरण कहेंगे। जल उसमें ऐड हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो है आपको आनी चाहिए, ताकि आपको टॉपिक देख कर ही लग जाए कि उसमें अभिक्रिया में क्या चल रहा है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अल्कोहल का विरचन, अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये वाला अल्कोहल का विरचन। अल्कोहल का हमारा विरचन चल रहा था। विरचन कैसे बनाते हैं बताया था अभी कि इसका एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड आप समझते हो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मूलक जो होता है आपका डैश CHO होता है। जैसे कि अल्कोहल का मूलक बताया था ना OH होता है, उसी प्रकार से एल्डिहाइड का जो मूलक होता है क्या होता है, डैश CH होता है। ठीक है, नेक्स्ट 12th चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर ही पढ़ना, नहीं अल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ना उसमें। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, उसमें पढ़ना, हाँ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उसमें एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा क्या होता है, अपचयन। तो एल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा क्या बनता है आपका, अल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। इससे इजी आपको कहीं मिल सकता है क्या, ठीक है, अल्कोहल बनाया जाता है। तो एल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है पहले बताइए। एल्डिहाइड सूत्र आपका एक होता है R-CHO। क्या होता है, R-CHO। ठीक है, और आपका अपचयन का मतलब अभी हम बताएं, अपचयन का मतलब होता है अवकरण, मतलब H2 से अभिक्रिया कराना। अगर ये ऑक्सीकरण होता तो वहां पे हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते, ठीक है, लेकिन यहाँ अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करना। किससे कराना है, हाइड्रोजन से कराना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक उत्प्रेरक मायने रखते हैं। बिना उत्प्रेरक के अवकरण अभिक्रिया नहीं होता है। उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं आपका, Pt होता है, Na होता है, Pd होता है। कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो कि अभिक्रिया में सपोर्ट करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल, अल्कोहल मतलब R-CH2OH, या वो क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ओके, क्या बन गया आपका, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एल्डिहाइड था, और एल्डिहाइड का हमने क्या कर दिया, ये हमारा एल्डिहाइड था, और एल्डिहाइड का हमने क्या कर दिया, अवकरण। उत्प्रेरक का नाम आप याद कर लेंगे, क्योंकि उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होती है। पहले के उत्प्रेरक आपका हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने, इसी उत्प्रेरक पे हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित करते हैं तब जाके हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। कीटोन के ऑक्सीकरण से भी हमारे बनते हैं अल्कोहल, लेकिन सेकेंडरी बन जाएंगे। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। बीचन एल्डिहाइड हो गया हमारा फर्स्ट, मान लीजिए। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन। यही प्रक्रिया कीटोन के साथ कर लेंगे। ठीक है, कीटोन के अपचयन द्वारा क्या होता है, कीटोन के अपचयन द्वारा, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, आप लोग कल वर्गीकरण में देखे होंगे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है। जिसमें एक R समूह होता है वो प्राइमरी, जिसमें 2 R समूह होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी। ठीक है, तीसरा बताइए, तीसरा क्या था, जिसमें 3 R समूह होते हैं वो क्या होता है, टर्शरी। और आपको पता है ना कीटोन कैसा होता है, कीटोन पता है कैसा होता है। कीटोन क्या होता है आपके, उसमें CO समूह बीच में रहता है, CO मूलक होता है, और दोनों तरफ क्या जुड़े होते हैं, R। जैसे हम ईथर बताए थे ना आप लोग को, ईथर आपका बीच में O रहता है, दोनों तरफ R रहते हैं, एल्काइल समूह रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे कीटोन जो होते हैं ना, जो कीटोन का नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए कीटोन में कितने R होते हैं। तो कीटोन में पहले से ही 2 R होते हैं। अगर इसके अपचयन कर देंगे, यानी कि H2 ऐड कर देंगे, तो देखिए 2 R से जो भी बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल ही तो बनेगा ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है आपका, बनता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है आपका, बनता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारा कीटोन हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये कीटोन हो गया। ये हमारा कीटोन का, ठीक है, संरचना मॉडल हो गया। ये हमारा क्या है, कीटोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया H2, क्योंकि हमने क्या किया है, अपचयन किया है। और पता है ना अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करना। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती है जो केमिस्ट्री समझने में ईजी बनाती है, और ये छोटी छोटी बातें अगर समझ में नहीं आती तो केमिस्ट्री को बहुत बड़ा हार्ड बना देती है, जो कि आपको हार्ड नहीं बनाना है, बहुत ही इजीली से सरलता से समझना है। वरना केमिस्ट्री से अगर आप समझोगे तो इजी कुछ है भी नहीं, है ना। देखिए मैथ की तरफ थ्योरी फार्मूला भी नहीं जब भूल जाओगे, बस समझना है कि कीटोन के अपचयन हो रहा है। इसमें केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आंसर आपके उसी में छुपे होते हैं। कोई रिएक्शन आपसे करवाने के लिए कह रहा है, आपको जो हिंदी लैंग्वेज होता है उसी को आप रिएक्शन बदल दीजिए, बस वही आपका केमिस्ट्री होता है। ठीक है, अब कीटोन के अपचयन द्वारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। देखिए साफ साफ आपके आंसर छुपे हैं इसी में। आपने कीटोन ले लिया,
अब चैन ले लिया, ठीक है। उत्प्रेरक आप याद कर लोगे, पीटी होता है, एनआई होता है, पीडी होता है, ये सब उत्प्रेरक होते हैं जो कि इस अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। अब आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो आपको पता ही होगा सेकेंडरी का मतलब होता है जिसमें 2 R समूह होते हैं, एक H हो जाएगा और दूसरा आपका OH हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी होते हैं। क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, देख लीजिए। क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखिए 2 R, बिल्कुल 2 R जुड़ गए हैं। 1 कार्बन, बिल्कुल 1 कार्बन दिख रहा है। 2 H, बिल्कुल ये दोनों H दिख रहे हैं। और 1 O, बिल्कुल 1 O दिख रहा है। मतलब कीटोन में आपने H2 को फिट कर दिया, H2 प्रवाहित कर दिया, और देखिए किस तरह से हमारा सेकेंडरी अल्कोहल तैयार है। ये हमारा क्या है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है हमारा, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब बताइए कि इससे इजीली क्या होता है। प्रयोगशाला में आप क्या करेंगे, कीटोन लेंगे, कीटोन में H2 गैस प्रवाहित करेंगे, ऑलरेडी आपका सेकेंडरी अल्कोहल तैयार है, ठीक है। एल्डिहाइड में भी आप H2 जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अब प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में सेकेंडरी अल्कोहल किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन रहेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं ईथर। तो आपको खुद सोचना है कि भाई यहाँ हम लोग कीटोन में अगर H2 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड्स ऐड करने से H2 आपका क्या बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। ये आपका प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि अल्कोहल किस विधि से बनाया जाता है। ऑप्शन रहेगा ऑक्सीकरण, अवकरण, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, या डिहाइड्रोजनेशन, ऐसे प्रश्न रहेंगे। तो चारों में से आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना। जी नहीं, ऑक्सीजन ऐड करके अल्कोहल नहीं बन सकता। अवकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना। जी हाँ, बिल्कुल, हाइड्रोजन ऐड करने से ही ये बनता है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो टर्म होते हैं उसकी अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं आप सब टर्म को माइंड में फिट रखिए। ये हमारा अल्कोहल का क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा, ठीक है। किस तरह से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। अब हमारा अल्कोहल बन चुका है, तो क्यों ना हम अल्कोहल की थोड़ा सा गुण पर नजर डाल दें, उसकी अभिक्रियाओं पर नजर डाल दें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें देखेंगे अल्कोहल की अभिक्रियाएं क्या क्या है और अल्कोहल का गुण क्या है, ओके। तो इसका भौतिक गुण आपको बता दें कि इसमें OH समूह होता है। OH समूह मतलब उसमें हाइड्रोजन आबंध होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण भी मायने रखता है। चलिए उसको भौतिक गुण को पहले समझाते हैं, फिर रासायनिक गुण पे आ जाएंगे, ओके। थर्ड हमारा टॉपिक जो चल रहा है ये वाला, पहले सबसे पहले हम भौतिक गुण डालेंगे। आपने कॉन्टेक्ट यहाँ देख चुका है, लिखा हुआ है कि अल्कोहल की अभिक्रियाएं, तो हम फिर से ये लिख रहे हैं, डायरेक्टली थर्ड टॉपिक का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका लिख लेते हैं, चलो भाई, है ना, अल्कोहल का भौतिक गुण, अल्कोहल का भौतिक गुण, अल्कोहल का क्या है, भौतिक गुण। चलिए, अल्कोहल के भौतिक गुण पहला ये है कि अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में आपका होता है OH समूह होता है, OH। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है अपने साथ अगर विद्युतात्मक तत्वों को ऐड करता है, FON, विद्युतात्मक मतलब होता है अगर हाइड्रोजन F को अपने साथ ऐड करता है, या हाइड्रोजन O के साथ आबंध बनाता है, या हाइड्रोजन N के साथ आबंध बनाता है, या हाइड्रोजन Cl के साथ संबंध बनाता है, तो उस समय क्या पाता है, आपके हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर अधिक विद्युत दृढ़ता वाले तत्वों से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आबंध प्राप्त होता है। और जो हाइड्रोजन यानी कि H बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन आबंध जो बनाते हैं, वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं, या खुद जलीय होते हैं, तरल होते हैं, ठोस नहीं होते। ठोस आपके आयनिक आबंध वाले बनाते हैं, सहसंयोजक आबंध वाले ठोस बने होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बंध बनाने वाले क्या होते हैं, आपके जलीय होते हैं। क्या होते हैं, आपके लिक्विड होते हैं, द्रवीय होते हैं, ठीक है। और जो वांडर वाल बल बनाते हैं, आपको ये भी याद रखना है, जो वांडर वाल बल बनाते हैं ना, वांडर वाल बल से जुड़े होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, आपके गैसीय अवस्था में होते हैं। ऐसे प्रश्न इसी आधार पर पूछे जाते हैं। आप लोगों को एक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखिए इस ब्लॉक के जो P ब्लॉक तत्व होते हैं उससे प्रश्न था कि H2O, चूंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम सब एक ही 16वां वर्ग के तत्व हैं और सबके गुणों में समानता पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में ये डिफरेंट हो गया कि अगर ऑक्सीजन H2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। अगर सल्फर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, आपका H2S बन जाएगा। तो आखिर दोनों एक ही ग्रुप का है तो गुणों में समानता होनी चाहिए। तो फिर क्यों ये आपका जलीय होता है, फिर क्यों आपका ये लिक्विड होता है, और फिर ये क्यों आपका गैसीय होता है, ऐसा क्यों, इस पर प्रश्न भी आते हैं। कारण बताइए क्यों। जो जल होता है वो द्रवीय होता है और जो H2S होता है वो आपका गैसीय होता है, ऐसा क्यों। जबकि सल्फर ऑक्सीजन एक ही खानदान से है, मतलब एक ही वर्ग के हैं और वर्गों में समान गुणों वालों को रखा गया है,
तो फिर क्यों इन दोनों में इतनी डिफरेंस देखने को मिलता है? ये द्रवीय है और ये गैसीय, ऐसा क्यों? तो उस समय आपका साफ साफ एक ही आंसर दिया जाता है। देखिए ये आंसर दिया जाता है, क्यों हाइड्रोजन जो है O से जुड़ा है। देखिए जो भी O से, हाइड्रोजन F से, O से, N से, फोन, अगर हाइड्रोजन इस सबसे जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन अबंध बनाएगा और वो जल में घुलनशील होगा। ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। ओके, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? O से जुड़ा हुआ है, तो क्या अबंध होगा? बताइए इसमें क्या अबंध होगा? आपका हाइड्रोजन बंध होगा कि नहीं? बिल्कुल, इसमें हाइड्रोजन अबंध हो गया। और ये गैसीय का नाम आ गया तो आप समझ लेना कि जो चीज दुनिया में गैसीय अवस्था में है वो कहीं ना कहीं वांडर वाल से बना होगा। कौन सा वांडर वाल? वो भी दुर्बल, तभी तो उड़ रहा है, दुर्बल वांडर वाल। क्या होगा उसमें? दुर्बल वांडर वाल। तो इसमें साफ साफ आंसर आपको यही लिखना था कि H2O में O जो है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण वो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S में वांडरवाल, दुर्बल वांडरवाल बंद होने के कारण ये गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा था ये जलीय क्यों है, द्रवीय गैसीय क्यों है? ये जलीय इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध है, और ये गैसीय इसलिए क्योंकि उसमें दुर्बल वांडरवाल बंध है। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके उसके गुणों से उठाकर पूछे जाते हैं, जो आपको कहाँ समझ रहे थे और कैसे प्रश्न आ गए। और आप लोग लगता है कि जो सीधा पढ़े हैं वैसे ही प्रश्न पूछे। प्रश्न आपकी नॉलेज और आपके बुक से ही होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की फर्क होती है, तरीके अलग होते हैं पूछने के। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको कि OH हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा आबंध होता है? हाइड्रोजन आबंध होता है। और हाइड्रोजन आबंध जो बनाते हो कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए यहाँ से भौतिक गुण आपका भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा कि अल्कोहल। क्या होगा आपका? अल्कोहल में डैश OH समूह पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं है ना? अल्कोहल में कौन समूह पाया जाता है? आपका डैश OH समूह पाया जाता है। ओके, और ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। कौन सा बंध से जुड़े होते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं ना, इसीलिए जो भी हाइड्रोजन अबंध बनाएगा वो 100% द्रवीय होगा, पानी के जैसा होगा, एकदम ठोस कठोर नहीं होगा, ना उड़ने वाला होगा। क्या होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं आपको बताइए? इसलिए क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? आपके जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं? आपके जल में विलय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। शराब भी आपका एक अल्कोहल ही होता है, पता है ना? शराब पानी आपको ये सही दिखाई पड़ते हैं। जल में कौन घुल? शराब में पानी मिलाओ तो भी घुल जाएगा, पानी में शराब मिलो तो भी घुल जाएगा। ठीक है, जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। दूसरी बात ये है जल में विलय तो है ही, लेकिन आपका ये है कि R की संख्या, कार्बन की संख्या बढ़ने से, कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा आपकी? बढ़ने से विलयता घटती है। क्या होता है आपका? इसकी विलयता घटती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आपका CH3OH दिया हुआ है, इसमें कार्बन कितना? 1 है। अगर आपका यहाँ पे C2H5OH दिया है, कार्बन कितने? 2 है। उसी प्रकार से आपका C5H7H11OH दिया हुआ, कार्बन संख्या कितनी है? 5 है। उसी प्रकार से आपका C9H91819OH दिया हुआ, इसकी संख्या कितनी है? 9 है। तो कार्बन संख्या क्या बढ़ती जा रही है? सब अल्कोहल ही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? छोटी है। तो कहीं ना कहीं इसकी घुलने की क्षमता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, सबसे अधिक घुलनशील होगा, क्योंकि कार्बन क्या है? बहुत छोटा है, आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बन 2 है, इससे ज्यादा हो गया ना, इसकी घुलनशीलता में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कम घुलेगा, ये तो समझना नील के बराबर घुलेगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो क्या लिखा? कार्बन की संख्या बढ़ने से विलयता क्या होती है? घटती है। ये आपको याद रखना है। कब याद रखना है? कैसे प्रश्न आ जाएगा? देखिए ये आपको गुण रट लिया था आपने, कार्बन की संख्या बढ़ने से विलयता घटती है, रट लिया आपने। अब प्रश्न क्या आ गया कि निम्नलिखित में से विलयता का सही क्रम बताइए, या निम्नलिखित में से बताइए सबसे अधिक घुलनशील कौन सा है, निम्नलिखित में से बताइए सबसे कम घुलनशील कौन सा है। देखिए ये आपने रट लिया था, समझा नहीं था, समझिए तो सही। कार्बन की संख्या बढ़ने से विलयता घटती है, आपको इमेज बना लेना है। ऐसे ही यही कार्बन 1 रहेगा ज्यादा घुलनशील होगा, कार्बन 2 रहेगा कम घुलनशील रहेगा, कार्बन 10 रहेगा एकदम कम घुलनशील रहेगा, तब ना आप ऐसे प्रश्न कर पाइएगा। अब आपके पास प्रश्न आ गया, आप खुद सोच लीजिएगा, कार्बन की संख्या बढ़ने से विलयता घटती है, इसमें से सबसे ज्यादा कार्बन संख्या क्या है? इसकी है, मतलब इसकी विलयता सबसे कम होगी। और हमसे प्रश्न पूछ रहा है
सबसे अधिक विलेयता किसकी है, तो सबसे अधिक विलेयता तो उसी की हो जाएगी जिसकी कार्बन संख्या कम होगी, इसकी कार्बन संख्या है कम है। तो अगर हमसे पूछ रहा है सबसे अधिक कौन विलेय है तो ये हो जाएगा, सबसे कम कौन विलेय है तो ये हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आपने पढ़ा था कुछ और इसी को दे दिया कुछ और वे में, और आप समझते हो अरे भाई ये तो ऐसा प्रश्न आया था जो कि बहुत सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था, बाहर था, है ना, ऐसे बोलने लगते हैं। ऐसा कुछ ही होता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, आपके सिलेबस से ही होता है, आपके नॉलेज से ही होता है, आपके बुक से ही होता है, बस समझने की फिर होती है। तो देखा आपने, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा आपके प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न आपके ये कर रहा है कि जो इसकी क्वथनांक होती है कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, क्वथनांक समझ में आती है, चूंकि ये द्रव है, चूंकि ये क्या है ऑलरेडी ये क्या है आपका द्रव है, क्योंकि जल विलेय है ना, द्रव है, तो इसको गर्म करेंगे तो उबलेगा ना, उबलने क्या कहते हैं क्वथनांक। क्या इसके गलनांक की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। अब इसकी क्वथनांक करेंगे, क्वथन करेंगे, तो क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक का मान, क्वथनांक का मान जो होता है ना, क्वथनांक का मान, क्वथनांक का मान, इसको हम अलग मार्कर से लिखते हैं ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है आपका, क्वथनांक जो होता है इसका उबलने की क्षमता, क्वथनांक का जो मान होता है, क्वथनांक का मान आर के या कार्बन के साइज, कार्बन की जो साइज का मतलब देखिए यहाँ पे हमने संख्या लिखा था, यहाँ पे साइज लिखा है, तो साइज संख्या आपको दो तरह से डाउट ना हो एक के लिए लिख दिए। कार्बन की संख्या का मतलब देख रहे हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 5, 9, ये आपको संख्या दिख रही है, तो क्या हम कार्बन का साइज नहीं बता सकते हैं, इसी को साइज कह रहे हैं, मतलब कि एक छोटा साइज है या आपकी बड़ा साइज है, ये ना छोटा सी लिख दिए कार्बन, बड़ा सी लिख दिए बड़ा साइज, साइज का मतलब वो नहीं है, साइज का मतलब उसकी काउंट ऑफ नंबर ही है, काउंट करके नंबर ही है। एक नंबर कार्बन है छोटा साइज है, बड़ा नंबर कार्बन है बड़ा साइज है, 9 कार्बन है भाई, उसकी कहीं ना कहीं श्रृंखला जब बनाएंगे, जब एल्कोहल का लंबी चेन बनाएंगे तो बड़ा सा एल्कोहल बनेगा, है ना, तो बड़ा साइज हो गया। तो ये इसकी संख्या बोलिए या कार्बन की साइज बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम चाहे तो हम कार्बन की साइज बढ़ने से विलेयता घटती ये भी लिख सकते हैं, इतने को हम कार्बन की साइज भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कार्बन की साइज में संख्या में कोई फर्क नहीं। ठीक है, क्वथनांक का मान कार्बन की साइज बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ने पर बढ़ता है। क्वथनांक का जो मान होता है, क्वथनांक का मान वो कब बढ़ता है, कार्बन की साइज बढ़ने से बढ़ता है। मतलब कि देखिए यहाँ पे बस एग्जाम्पल दिख रहा होगा, है ना, ऑलरेडी ये लिख दिया अलग से, देखिए CH3OH है ना, C2H5OH और यहाँ पर है C3 7OH, C5H11OH। ठीक है, आपके इजली प्रश्न ये पूछ दिया कि बताइए इसमें क्वथनांक का मान कार्बन की साइज बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, किसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, इसी के आधार पे कार्बन की साइज बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है। इसकी कार्बन साइज 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, सबसे बड़ी साइज किसकी है, इसकी है, और जिसकी सबसे बड़ी साइज होगी उसी को उबालने में हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा। आज उबालने की जो ज्यादा ताप होती है वही तो क्वथनांक होती है, तो कहीं ना कहीं आपका क्वथनांक का मान किसका अधिक आने वाला है, जिसकी बड़ी साइज होगी। जो छोटा मोटा है कार्बन वाला वो जल्दी ही उबल जाएगा, तो क्वथनांक का मान कम किसका होता है, जिसका कम कार्बन होता है, कम साइज होता है, क्योंकि ज्यादा साइज वाले का मान बढ़ रहा है। जब ज्यादा वाले का मान बढ़ रहा है तो इसी लाइन को आप थोड़ा सा दूसरे वे में देखिए ना, जब ज्यादा वाले का क्वथनांक का मान बढ़ रहा है तो कम वाले का मान क्या हो रहा है, घट रहा होगा। जिसकी कार्बन की मान कम होगा उसका क्वथनांक क्या हो रहा है, कम घट रहा होगा, मतलब क्वथनांक इसका कम है, क्या इसका क्वथनांक कम है, और इसका क्वथनांक क्या है, बहुत 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 ज्यादा, यानी कि यहाँ से यहाँ जाते हैं कार्बन संख्या बढ़ने पे क्वथनांक क्या होता है आपका, बढ़ता है, क्वथनांक क्या होता है आपका, बढ़ता है। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में सोचिए, कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा ना तो जल्दी घुलेगा नहीं, यानी कि उसकी विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, और आपकी जो कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में भारी हो जाएगा तो उसको उबालने के लिए ताप क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, और ज्यादा ताप देंगे मतलब क्वथनांक का मान ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम माइंड को स्टेबल कीजिए, सोचिए, क्योंकि इसके प्रश्न बहुत ज्यादा चांस होते हैं अगर आपका हार्ड पेपर कर रहा है तो। और नीट के दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है, नीट में आपको इतनी इजीली नहीं पूछेगा, आपको ये 4 क्रम दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इनका विलेयता का सही क्रम लिखिए। विलेयता का सही क्रम लिखने के लिए आपको पता है ना कि घटता, इसका मान घट जाएगा, आपको ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है, और आपके ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको चुन लेना है विलेयता का सही क्रम क्या होगा। मतलब ये जल्दी घुल जाएगा, ये कम समय, ये लेट करेगा, ये भी लेट करेगा, ये बहुत लेट करेगा घुलने में, ये सही क्रम हो जाएगा। आपसे पूछेगा क्वथनांक का सही क्रम बताइए, क्वथनांक का सही क्रम बताइए, नीट के लिए बता रहे हैं, इंटर के लिए नहीं बता रहे। इंटर में तो आपका एक ही पूछेगा किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, लेकिन नीट में ऐसे नहीं पूछते, नीट में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से पूछ देगा
कि क्योंकि वो एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं ना, तो भाई थोड़ा सा होना चाहिए मेहनत आपसे करवाने वाली। तो क्वथनांक का कार्बन का साइज बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। तो आपसे ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्वथनांक के क्या सही क्रम बताइए, क्वथनांक का सही क्रम बताइए। तो आप ऐसे कर लोगे भाई कि ये दोनों में क्वथनांक इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, इन दोनों में क्वथनांक इसका ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों में इसका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन का साइज बढ़ने से उसकी क्वथनांक भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये अल्कोहल का हो गया भौतिक गुण, 3 है भौतिक गुण, देखने में 3 है लेकिन बहुत मतलब नाम के है ना, बहुत काम के हैं, क्योंकि पहला भी काम का है आपका। तो ये द्रव है कि गैस है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बंध होते हैं वो द्रवीय होते हैं, जल में घुल भी जाते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होते वो कैसे होते हैं, या तो ठोस होंगे या तो गैस होंगे। ठीक है, तो आइए हम रासायनिक गुण की बात करते हैं। मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा और होगा तो हम इस टॉपिक को महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें 4 पढ़ने हैं, मेथनॉल, इथेनॉल, ग्लिसरीन और इथिलीन ग्लाइकोल। तो हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे इस वाले टॉपिक को, लेकिन रासायनिक एल्कोहल जो अभिक्रियाएं हैं उसको हम आज अभी कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत 3 अभिक्रियाएं होती हैं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण और अवकरण, बहुत ईजी है अभिक्रियाएं, तो हम सोच रहे हैं कि इसी में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इन तक, आप घबराइए नहीं, बने रहिए और इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा इसको, बिल्कुल हैंड राइटिंग में लिखे आपको हाथ से एकदम, ताकि आपको भी टाइम मिल जाए लिखने का। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक, अल्कोहल की अभिक्रियाएं में रासायनिक गुण को ही अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रियाएं क्या हो गया, अभिक्रियाएं। अल्कोहल क्या क्या अभिक्रियाएं करता है देख लीजिएगा। पहला अभिक्रिया किससे करेगा, अमोनिया से। किससे करेगा अभिक्रिया अल्कोहल, अमोनिया से अभिक्रिया। किससे करेगा, अमोनिया से। हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया पढ़े, तो अल्कोहल किससे अभिक्रिया करेगा, अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया से। यह जो है ना अल्कोहल बोल रहे यहाँ पे क्या लिखा, अल्कोहल। तो जो हमारा अल्कोहल है, हमारा जो अल्कोहल है वो अमोनिया से अभिक्रिया करके प्राइमरी एमीन बनाता है। अगर आपको एमीन नहीं पता होगा तो बता दें, जैसे कि अल्कोहल का पहचान OH है, उसी प्रकार से एमीन का पहचान क्या है आपका, NH2 है। R में NH2 जुड़ा रहेगा, उसको हम एमिनो बोलेंगे या एमीन बोलेंगे। ठीक है, एल्काइल एमीन बोलिए या एमिनो एल्केन बोलिए। ठीक है, इसके चैप्टर अगला 13 लेसन में है, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अमोनिया से अभिक्रिया जब करेगा तो अल्कोहल है हमारा, अमोनिया से अभिक्रिया करके, किससे, अमोनिया गैस, या फिर क्या है, गैस है। अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है आपका, NH3 होता है। ओके, तो अल्कोहल अमोनिया गैस यानी कि NH3 से अभिक्रिया करके प्राइमरी एमीन बनाता है। क्या बनाता है आपका, प्राइमरी एमीन बनाता है। क्या बनाता है आपका, प्राइमरी एमीन बनाता है। ठीक है, हम आपको बताए थे जो आपका हिंदी लैंग्वेज होता है वही आपका रिएक्शन के रूप में भी लिखना होता है। तो अल्कोहल का क्या होता है बताइए, अल्कोहल का रिएक्शन कैसे होगा, देखिए अल्कोहल का मतलब होता है R-OH। क्या होता है आपका अल्कोहल, R-OH। ये हमारा अल्कोहल है। ओके, आपको पता है किससे अभिक्रिया करानी है बताइए, किससे, अमोनिया से करानी है। सूत्र क्या होता है आपको, NH3। ओके, आपने ऐसे लिख दिया। रिएक्शन कैसे बनाना है आपको हाथ में आपको पता ही है। देखिए जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका हेर फेर होगा, आप इसके पास कुछ डालोगे, इसके पास छोड़ोगे। अभिक्रिया का मतलब यही होता है ना। अब यही सेम टू सेम तो नहीं लिख सकते। अब आपका इसमें इसका कुछ नेगेटिव वाला यानी कि एनायन इसमें जाएगा, इसका भाग इसमें जाएगा। ये तो होती है अभिक्रिया करना, मेल जुल करना। भाई आपका कुछ सामान मेरे पास हो, मेरा आपके पास हो, तब तो बॉन्डिंग बनेगी ना हमारे बीच। ठीक है, आप अपना कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से बॉन्डिंग है, कहाँ का बॉन्डिंग, कुछ नहीं बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग तब बनेगा जब आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, हम आपके लिए कुछ कर रहे हो, तब तो हमारे बीच बॉन्डिंग एक बना हुआ होगा ना। आप हमारे लिए क्या करो, लाइक कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब भी किया, शेयर भी किया, ये हमारे लिए कर, हम भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तब ना बॉन्डिंग बना। ये बॉन्डिंग होता है। और कोई कुछ देख ही नहीं रहा करी तो उसके पास थोड़े बॉन्डिंग हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, NH3 का कुछ अंश यहाँ पे डाल देंगे। NH3 क्या अंश, NH2। यहाँ पे NH3 है ना, तो NH3 का मतलब आपके 3 H है। कितने H है, 3 H है। हमने क्या ले लिया, NH2 ले लिया। क्या ले लिया, NH2। ठीक है, R को अलग कर दिया, R- क्या ले लिया हमने, NH2 ले लिया। NH2 हमारे पास कितना H बच गया, एक H बच गया, और यहाँ से OH हट जाएगा। OH और H जब मिलेगा यानी कि OH और जब H मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा हमारा, H2O। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन होते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना R NH2, इसी को तो हम लोग एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग एमीन कहते हैं। ठीक है,
ये पहला अभिक्रिया हो गया। अल्कोहल ने क्या किया, अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, आपका एमीन बना दिया। चलिए इसको हम लोग ओपनली देखते हैं। जैसे मान लीजिए आर का मान हम रख रहे हैं CH3, आर का मान क्या रख रहे हैं CH3, पता होगा आपको, इसको मेथिन का मिथाइल कहते हैं, और लगा दिया हमने OH। ये आपका कौन सा हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया। ये हमारा क्या है, मिथाइल एल्कोहल, ये इसका नाम क्या है, मिथाइल एल्कोहल। ओके, इसको यूपी में क्या बोलते हैं बताइए, याद है, मीथेन में और लगाना होता है। यूपी के नाम क्या बताए थे, मीथेन, मिथेन यानी कि एल्केन का पैतृक नाम है, उसमें ऑल फिट करना होता है तो ना मिथेनॉल बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। क्या लगाना लास्ट में, ऑल लगाना, ठीक है, मिथेनॉल। ओके, इसके भी क्या किससे हुई है, हमारी NH3 से हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे होगे RNH2, आर क्या आपका CH3 है, तो CH3 आपका यहाँ रहेगा और इसमें से क्या जुड़ जाएगा, आपका NH2 जुड़ जाएगा। ओके, और यहाँ पे H2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NH3 जो CH3 NH दिख रहा है आपको पता है एमीन है, क्या है आपका, एमीन है। इसका नाम भी बहुत इजीली है, क्या करना है, जो आपको मिथाइल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कैसे अल्कोहल लिखो, CH3 को मिथाइल एल्कोहल, उसी प्रकार से इसको आप बोल सकते हो मिथाइल। क्या आपका नाम है इसका, मिथाइल, है ना। कार्बन 1 से क्या बनता है आपका, मिथाइल बनता है, आइल ऐड करना होता है, ठीक है। और NH3 NH2 क्या बोलते हैं, हमने क्या बताया, एमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन, ठीक है। तो जैसे इसका मिथाइल एल्कोहल साधारण नाम है और ये यूपिक नाम है, उसी प्रकार से ये मिथाइल एमीन भी इसका साधारण नाम है, इसका यूपिक नाम हो जाएगा एमिनोमीथेन। क्या हो जाएगा इसका यूपिक नाम, अमीनोमीथेन। क्या हो जाएगा यूपिक नाम, अमीनोमीथेन। फिर 13 लेसन में आपका इसका टॉपिक है एमीन का, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अल्कोहल ने क्या किया, अमोनिया सभी क्लियर कर लिया और ये बना दिया। ओके, चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रभाव पे। मान लीजिए अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हमारा हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल जो है ऑक्सीकरण अल्कोहल ऑक्सीकरण भी करता है, ठीक है। अल्कोहल ऑक्सीकरण भी करता है और अल्कोहल ऑक्सीकरण भी करता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमारा है ऑक्सीकरण। क्या है हमारा दूसरा नंबर, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब अल्कोहल क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, मतलब H2 से भी क्रिया करता है, ठीक है। यहाँ पे देते हैं अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से, अल्कोहल का हमारा ऑक्सीकरण करने से, ठीक है, इसको हम लोग डिहाइड्रेनेशन भी कहते हैं, नहीं ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकरण से कुछ और बन जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन एक होता है जिसमें कि H2 को बाहर निकालता है, सॉरी, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन। ओके, तो अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा, ठीक है, अल्कोहल के ऊपर क्या होता है, तप्त कॉपर, उसका तापमान कितना होना चाहिए आपका, 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो 400 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, कॉपर का तप्त है, एकदम जलता हुआ कॉपर है। तो अल्कोहल के ऊपर तप्त कॉपर प्रवाहित करने पर क्या करना है, हमें प्रवाहित करना है, ठीक है। प्रवाहित करने पर उसका हो जाता है डिहाइड्रोजनेशन। प्रवाहित करने पर डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में क्या लगा आपका, डी लगा है, मतलब कि हाइड्रोजन की कमी, उसका निष्कासन। डिहाइड्रोजनेशन होता है, क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है और क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड बनता है। देखिए एल्डिहाइड में हमने H2 जोड़ के ही अल्कोहल बनाया था, लेकिन अगर उसी अल्कोहल से हम H2 को बाहर कर दें तो क्या बन जाएगा, पुनः एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसकी जैसा कैसे हो जाएगी देख लेते हैं। देखिए अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब होगा RH, ओके। क्या प्रवाहित करना है, तप्त कॉपर, आप उसको कुछ नहीं करना है, आपको Cu लिख देना है और यहाँ का टेम्परेचर क्या लिख देना है आपको, 400 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आप -H2 लिख देंगे। -H2 का मतलब होता है डिहाइड्रोजनेशन, या आप पूरा लिख ही सकते हो कि यहाँ पे हो गया आपका डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, आपने लिख दिया डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे आपका जो अल्कोहल होता है, आप यहाँ पे R-CH2 OH, ये भी आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है आपका, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है।
और इसके जैसे ही इतने तप्त कार्बन पे हमने मतलब तप्त कार्बन उसमें डाला, उसमें से कार्बन क्या किया यानी कॉपर क्या किया, H2 को बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? आपका H2 को बाहर निकाल दिया। और H2 को बाहर निकालना ही होता है डिहाइड्रोजनेशन। जो आप इसमें से H2 को बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या बच रहा है? आप खुद देख लो, R बच रहा है, देख लो R, C बच रहा है, COH या HO, यही आपका एल्डिहाइड का प्रतीक होता है CHO। हमारा क्या बन गया बताइए? एल्डिहाइड बन गया कि नहीं? बिल्कुल, ये हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो हमने एल्डिहाइड कैसे बना दिया कि अल्कोहल का जब हमने डिहाइड्रोजनेशन कर दिया, मतलब कि H2 को उसमें से बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया? हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ओके, ऐसे मैंने आप लोग को ये एल्डिहाइड बन गया। इसका ओपनली देख लेते हैं मतलब कि और क्या क्या यौगिक बनाए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए R का मान अगर हम रख रहे हैं CH3, R का मान क्या रख रहे हैं? CH3 पहले से क्या था हमारा? CH2, और ये क्या था हमारा? OH। ओके, तब तो कॉपर रहेगा कितना? 400 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा कॉपर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे H2 को बाहर निकाल देंगे। लीजिए भाई, निकल गया हमारा H2 बाहर, तो क्या बच गया हमारे पास? क्या बच गया? CH3 तो रह गए, CH3, और इसमें क्या बच रहा है? CHO, ये बच गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इथेनॉल। जो कार्बन 2 है, कार्बन 2 से क्या बनता है? ईथ में ऑल लगाना है, ऑल इथेन में हो जाएगा इथेनॉल, है ना। ये हमारा एल्कोहल था इथेनॉल। यहाँ पे कार्बन कितने? 1 और 1 2, 2 से क्या बनता है? इथेन, लेकिन इसमें ना एल्डिहाइड में अल लगाना होता है, ये इसका प्रतीक होता है। हमारा क्या बन गया? यहाँ पे इथेनॉल बन गया। क्या बन गया? इथेनॉल। यहाँ इथेनॉल था, क्या बन गया? इथेनॉल। अब देखिए, अब आपको यहाँ से प्रश्न क्या आएंगे? प्रश्न यहाँ पे ऐसा आता है कि इथेनॉल को एल्डिहाइड में कैसे चेंज करेंगे, है ना। इथेनॉल को एल्डिहाइड में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम इसका डिहाइड्रोजनेशन करण कर देंगे ना, एल्कोहल का क्या कर देंगे? डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, या आपका ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि क्या होता है जब कि अल्कोहल का क्या होता है जब अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है, यानी अल्कोहल से जब H2 को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? आपका आंसर आना चाहिए कि एल्डिहाइड बनता है। या ऐसा प्रश्न दे रहे हैं कि क्या होता है जब इथेनॉल का डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, यानी इथेनॉल में से H2 निकाल रहे हैं, तो आप एल्कोहल था, एल्कोहल से जब H2 निकालते हैं यानी कि डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको पता है ना एल्डिहाइड बनता है। तो आप इथेनॉल का किए थे तो आपको एल्डिहाइड भी उसी प्रकार से बोलना है, इथेनॉल कर देना है। ठीक है, प्रोपेनॉल का करने से डिहाइड्रोजन क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल बन जाएगा। मेथनॉल का करने से मेथनॉल बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, आपने नॉलेज रासायनिक अभिक्रिया में देखा था, लेकिन प्रश्न कहीं और पूछते हैं, तो आपको ओपनली बस आप लोग क्या सोच रहे हो, जो हम रटते हैं जो पढ़े बस वही आ जाए? नहीं भाई, आप लोग समझो कि इसका प्रश्न किस रूप में आ सकता है, इसी का क्या नया रूप दे सकता है, वही तो बता रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे नए रूप में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक और अब इसकी अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण होती है। लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि अल्कोहल एक अभिक्रिया करता है ऑक्सीकरण। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर आप करते हो तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिहाइड्रोजन एल्डिहाइड बन गया था ना, ऑक्सीकरण से भी एल्डिहाइड बन जाएगा, और उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा अभिक्रिया हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण करना है हमें? अल्कोहल का। ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण। ओके, देखिए अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से किसका करना है हमें? अल्कोहल का। अल्कोहल का H2SO4 की उपस्थिति में, है ना, K2Cr2O7 भी होता है और H2SO4 भी होता है। K2Cr2O7 की उपस्थिति में, प्रेजेंट में, उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने से क्या करना है हमें? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करना है ना। ऑक्सीकरण करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड बनता है ना, एवं पुनः, ठीक है, एवं पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। मतलब एक बार करेंगे तो एल्डिहाइड, फिर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। ठीक, तो अल्कोहल का K2H2SO4 और K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं या करने से एल्डिहाइड बनता है और पुनः क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। देखिए ये हमारा है अल्कोहल R
CH2OH। इसका हम कर दिए ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, और ये क्या K2Cr2O7 की उपस्थिति में कर दिए, क्या हम ऑक्सीकरण कर दिए। ओके, ऑक्सीकरण करने से आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण करने से क्या करना है, आपको यहाँ पे जल निष्कासित कर देना है। देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, पहले वो लिख लो, देखो R-CHO, देखिए RCHO, और आपका क्या करना है, यहाँ से O और यहाँ का H2 क्या बन जाएगा, आपका H2O जल बाहर निकल जाएगा, जो कि आपको ये दिखाना है। आपने क्या देखा कि हमारा एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, जल निष्कासित होता है, पुनः इसका आप ऑक्सीकरण कर दो, वही आपका रहेगा H2SO4 और आपका क्या रहेगा K2Cr2O7। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। इसका पहचान क्या होता है, COOH। तो आपने एक और O जोड़ दो, आप देख लो CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है CHO, और हमको लाना क्या है COOH, R-COOH अम्ल होता है। तो ऑक्सीकरण करने से क्या होगा, आपका RCHO यानी कि RCOOH, CO था एक और O, COOH, ये आपका क्या बन गया, अम्ल बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अल्कोहल से अम्ल कैसे बन सकता है, तो उसका ऑक्सीकरण करने से। एक बार करेंगे ऑक्सीकरण एल्डिहाइड बन जाएगा, एक बार करेंगे तो क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। अब प्रश्न देखिए कैसे बनता है। ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि क्या होता है जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या होता है जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है, अम्ल बनता है। ऐसा हो गया। या आपको ओपनली जब क्वेश्चन दे दिया जाए, इसका मान रखिए यानी CH3 आप यहाँ रख लो, ठीक है, CH2 रख लो, OH रख लो, इसका नाम क्या है, एक दो कार्बन है, इथेनॉल। ठीक है, क्या नाम है इसका, इथेनॉल नाम है, क्योंकि इथेन में ऑन लगा है। ठीक है, इसका हम क्या कर दिए, ऑक्सीकरण कर दिए, पता ही होगा क्या बनेगा, इथेनॉल से बनेगा इथेनॉल। ठीक है ना, एक जैसा नाम से, इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनॉल, मतलब आपका CH3CHO, ये आपका क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया आपका, इथेनॉल। देख लो R का जगह CH रखे CHO। पुनः इसे कर दीजिए ऑक्सीकरण, पुनः क्या कर दीजिए, इसी का ऑक्सीकरण कर दीजिए, ये आपका चिन्ह ऑक्सीकरण का है। क्या बन जाएगा, एक और तो जोड़ना है, जोड़ दीजिए CH3COOH, ये आपका क्या बन गया बताइए, इथेनोइक अम्ल। क्या बन गया आपका, इथेनोइक अम्ल बन गया। क्या बन गया आपका, इथेनोइक अम्ल बन गया, इथेनोइक अम्ल। देख लीजिए, उसी प्रकार से आप यहाँ मेथनॉल रखिए, मेथनॉल बन जाएगा। फिर कर लीजिए ऑक्सीकरण, क्या बन जाएगा, मेथनोइक अम्ल। प्रोपेनॉल रखिए, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, और फिर से करिए ऑक्सीकरण, क्या बनेगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रश्न ऐसे आता है कि इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में बदले, तो आपको देखना है कि इथेनॉल का एक बार करेंगे तो इथेनॉल बनेगा, फिर करेंगे तो क्या बनेगा, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। परिवर्तन करने वाले प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते हैं, यहीं से आते हैं, और कहीं से नहीं आते, यहीं से आते हैं। और आपको बाहरी क्वेश्चन नहीं होती है, आपके नॉलेज, आपके टॉपिक, आपके चैप्टर से ही होते हैं, और आपके जो पढ़े हुए हैं उसी से ही होते हैं। सब लोग पढ़ते, ऐसी बात नहीं है। और आपसे कहेगा इथेनॉल को इथेनोइक में बदले, तो बहुत ईजी है भाई। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CHO, अम्ल में क्या लगाना है, COOH, एक O की कमी है, कर दो ऑक्सीकरण, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये आपके हो गया। उसी प्रकार से मेथनॉल को मेथनॉल में बदलिए, तो आपको यही करना है। मेथनॉल को मेथनोइक में बदलिए, तो आपको ये करना है। या आपको तीनों एक साथ करना है तो भी हो सकता है। मेथनॉल को मेथनोइक में बदलिए, तो मेथनॉल को करेंगे फिर मेथनॉल से हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। ठीक है, यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण से बनेगा एल्डिहाइड, उसके ऑक्सीकरण से बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अल्कोहल के इतने इंपॉर्टेंट आपके गुण हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्या होता है जब ऐसा होता है, क्या होता है जब मेथनॉल का इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है, क्या होता है जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। आपका आंसर होना चाहिए इथेनॉल बनता है, और ये आपका रिएक्शन दिखा दीजिए। क्या होता है जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो इथेनॉल का ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है, इथेनोइक अम्ल बनता है। एक जैसा नाम सबके है कि नहीं, उसका प्रोपेनॉइक अम्ल साथ में बनेंगे। क्या होता है जब प्रश्न पूछेगा तो आप बना सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, स्टेबल रखिए, खुश रहिए, आराम से खुद पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ हम भी आपके साथ हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, और हम लोग जो अल्कोहल की महत्वपूर्ण यौगिक है उसमें 4 टॉपिक है। हम नहीं चाहते कि अभी आज एक पढ़े और कल बाकी के पढ़े, नहीं। हम लोग अगले लेक्चर जो लेकर आएंगे पार्ट 3, अभी पार्ट 2 था ये, तो पार्ट 3 में जब लेकर आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे मेथनॉल कैसे बनाया जाता है, इसके गुण उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल होता है जो कि आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ग्लिसरीन आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।